पिछले 10-15 दिन जो रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़े दुखद खबरें लाने वाले रहे हैं। सबसे पहले पंकज धीर, उसके बाद असरानी साहब, फिर पीयूष पांडे और अब कल सतीश शाह। एक के बाद एक जो है बड़ी हस्तियाँ, नामचीन और जिन्होंने बाकायदा कला की दुनिया में बड़ा योगदान दिया, उनकी बड़ी ठोस पहचान रही है। सिनेमा से, टीवी से, विज्ञापन की दुनिया से। तो ये निश्चित रूप से ऐसी खबरें आई हैं पिछले 10-12 दिनों में जिन्होंने कला जगत के लोगों के साथ-साथ जो आम दर्शक है उसको भी छुआ है। तो इनको तो हम सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं और आप कैसे देख मतलब इन कलाकारों को अगर हम बहुत संक्षेप में भी अगर हम देखें तो किस तरह से इनके कंट्रीब्यूशन को आप पाते हैं? और आज की जो कला की स्थिति है, उसमें क्या ऐसे कलाकारों का उभर पाना क्योंकि ये तो सब अपने-अपने समय के और अपने-अपनी फील्ड के महारथी थे। आज भी क्या स्थिति दिखाई देती कि आज वो समय है कि जब लोग इस तरह से उभर सकते हैं? क्या वो माहौल है इस बीच? देखिए, रील और रियल का जो फर्क होता है वही आजकल की दुनिया और पहले की दुनिया का फर्क है, जिसे हम बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। पहले जो एक ओरिजिनलिटी थी वो अब खत्म होकर हम एक नकलीपन में जी रहे हैं। इसके साथ इसको ले लो चल जाएगा, इसके नाम के आगे ये लगा दो चल जाएगा। सतीश शाह हो, असरानी जी हो, पंकज धीर हो या पीयूष पांडे हो, ये इसलिए नहीं चमके ये किसी के भांजे भतीजे थे कि इनका सरनेम कुछ और था कि कुछ और। ये लोग रियल टैलेंटेड लोग थे। अगर आप कॉमेडी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में सिनेमा की कॉमेडी की बात असरानी के बिना अधूरी है। हिंदुस्तान में टीवी और सिनेमा की कॉमेडी की बात सतीश शाह के बिना अधूरी है। हिंदुस्तान में अपने कैरेक्टर में जान फूंकने वाले अभिनेताओं की अगर बात हो और उसमें पंकज धीर का जिक्र नहीं आए तो वो बातचीत अधूरी है। और हिंदुस्तान की नब्ज को समझने वाले एक ऐसे एडमैन पीयूष पांडे का अगर जिक्र हो रहा है तो वो जानते हैं कि मिडिल क्लास की कड़की क्या होती है, टूटी चप्पल जब सिलवाने तक के पैसे ना हो वो कड़की क्या होती है, वो पहली तनख्वाह क्या होती है, वो बेरोजगारी का आलम क्या होता है। वो जो एक हमारा जो एक भारतीय मध्यम वर्ग जो सोचता था खुशी क्या होती है, वो इमोशंस क्या होते हैं, उन्होंने जिंदगी को सेलिब्रेट किया। उन्होंने जिंदगी की उन कमियों को भी बताया जिन्हें हम रोजाना महसूस करते हैं, उसको वो टीवी के पर्दे पर लेकर आए और इसीलिए उनका बनाया हुआ हर एड इतना चला। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कला को समझा, जो जिनकी रगों में कला बहती थी। ये इसलिए नहीं आ गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ क्योंकि बहुत पैसा है। ये लोग उस जमाने से काम कर रहे थे जब इतना पैसा भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। लोग पैशन के लिए फिल्में बनाते थे, तब फिल्में ऐसे नहीं बनती थी 100 करोड़ की फिल्म। ये कितने स्टूपिड साउंड करते हैं वो लोग जो अपनी फिल्म को 100 करोड़ या 200 करोड़ का मतलब मैं ऐसे लोगों को देखकर जो मेरे मन में पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि ये कितने मूर्ख लोग हैं। और फिर अगर सिनेमा की भाषा में कहें तो मुझे जाहिल भी लगते हैं। लेकिन ये लोग जिस दुनिया से आ रहे थे उन लोगों ने बताया कि कला क्या होती है और कला को मापने का पैमाना क्या होता है। कला को मापने का पैमाना होता है कि कितने चेहरों पर आप मुस्कुराहटें लेकर आए, कितनी पलकों को आपने भिगो दिया, ना कि आजकल के जो इतने इडियोटिक स्टेटमेंट्स आते हैं हम 1000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं। क्या नोट के ऊपर नोट रख के सिनेमा बन रहा है क्या? हमें असरानी जी का जाना हो, पंकज धीर का जाना हो, सतीश शाह का जाना हो या पीयूष पांडे का जाना हो, हमें अंदर तक झकझोर कर इसलिए भी गया क्योंकि हमने बचपन से इनको देखते हुए हम बड़े हुए। ये लोग हमारे हमेशा आसपास थे, हमारा मनोरंजन कर रहे थे, हमसे कुछ कह रहे थे, हमारा और इनका कम्युनिकेशन चल रहा था। हिंदुस्तान के इतने सारे लोग सतीश शाह से नहीं मिले, असरानी से नहीं मिले, पंकज धीर से नहीं मिले, पीयूष पांडे से नहीं मिले, लेकिन फिर भी उनके कम्युनिकेशन ने उन्हें कभी ना कभी सराबोर किया। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो वो बहुत खालीपन छोड़कर जाते हैं। और उससे ज्यादा खालीपन का एहसास तब होता है जब हम अपने आसपास देखते हैं कि इनके जैसा तो बहुत दूर की बात है, इनके बनाए नक्शे कदमों पर ही कोई चलने को तैयार हो ऐसे तक लोग हमें दिखाई नहीं देते। तो लगता है कि कितना खालीपन, कितना अधूरापन है। तो इसलिए ये इतने कम दिनों में इतने सारे लोगों का जाना। अब आप बताइए, दूसरे असरानी, दूसरे पंकज धीर, दूसरे पीयूष पांडे या दूसरे सतीश शाह कहां दिखते हैं? और आजकल की जनता को
जो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहती है, एक तो पूरी तरह से बिजनेस नहीं होता है ये, लेकिन तब भी वो आना चाहते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत है कि आज इनके जाने पर जो आंसू बहाए जा रहे हैं, आज के कितने ऐसे कलाकार हैं जिनके जाने पर लोग कहेंगे कि अपूर्णीय क्षति है या दैट एरा इज ओवर, एक युग का खत्म होना। किसके बारे में कहा जाएगा? वो जो इंस्टाग्राम पर पैपराजी को बुलाकर उनके सामने पोज देते हैं, इसलिए कि वो पोज नहीं देंगे। तो असरानी साहब को हम पैपराजी के सामने पोज देने के लिए याद नहीं करते हैं, सतीश शाह को वो कैसी पैंट पहनते थे इसलिए याद नहीं रखते हैं, कौन से डिजाइनर के कपड़े पहनते थे इसलिए याद नहीं रखते हैं, पंकज धीर कौन सी जिम में जाते थे इसलिए हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, और पीयूष पांडे ने कौन सा डिजाइनर सूट पहना था इसलिए हम उन्हें याद नहीं करते हैं। उन्होंने हमें हमारी बात हमसे करवाई थी, उन्होंने कभी हमें हमसे मिलवाया था, इसलिए वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो जो खोखलापन है, बनावटीपन है, जो फेकनेस है, वो अब इतनी ज्यादा हो गई है कि रियल लोगों का जाना बड़ा दुख देता है। बात सही, आपने बहुत अच्छे से चारों का जाना जो है और चारों का क्या महत्व है आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये आम लोगों के बीच से निकले हुए थे, ये उस आम जीवन को जिया था, समझते थे, उसकी धड़कनें जो थी वो उसको पहचानते थे, नब्ज पर हाथ रखते थे, और शायद वही जीवंतता जो थी वो इनकी कलाम थी, चाहे असरानी साहब की एक्टिंग हो, चाहे सतीश शाह की बात हो, या फिर पंकज धीर की बात हो, और पीयूष पांडे जैसे उन्होंने, क्योंकि एड मैन थे और उन्होंने तो ढेरों एड लिखे और लोगों की जबान पर रहे, तो मूल रूप से तो देखिए शुरुआत उन्होंने एक क्रिकेटर के रूप में की थी, और मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला उन्होंने इंडिया में, और उन दिनों क्रिकेट में आज की तरह पैसा नहीं था, तो वो रेल से सफर किया करते थे, और रेल में हिंदुस्तान बसता है ये हम खूब अच्छे से जानते हैं। रेलें जो है 24/7 चलती हैं और देश के हर कोने को जोड़ती हैं, तो उस ट्रेन में उन्होंने बहुत सफर किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी कि भाई वहां पे मैंने कैरेक्टर्स को, वहां पे लोगों को, लोगों की जिंदगी के सुख दुख को जो समझा और पकड़ा। कितने कलाकार हैं आज के हमारे जो बॉलीवुड के, चाहे स्टार्स ले लीजिए या फिर जो नेपो किड्स आते हैं, वो कितना जिंदगी को इतने करीब से देखते हैं। और पीयूष पांडे जी के बारे में एक बात और, जो इला अरुण जो सिंगर और एक्ट्रेस हैं, उनके भाई थे, तो ये भी एक चीज है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इन लोगों का जाना जो है, जैसा आपने कहा, ये अपूर्णीय क्षति है। वाकई आप इस हर कलाकार को इसमें से उठाकर देख लीजिए, तो वो अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, एक सिग्नेचर मार्क छोड़कर गया है, जो हमेशा बना रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही कि उनके जैसा कोई और नहीं होगा, कोई और उनकी जगह नहीं लेगा, तो बात सही चीज है। तो और यहीं पर जो आपने जिक्र किया कि आज के जमाने का जो स्टारडम है सितारों का, और जिस तरह के एक्टर्स आ रहे हैं, नेपोटिज्म की भी जो बात आपने कही, नेपोटिज्म पर हम लगातार बात करते हैं। इधर मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आए हैं जिनको गौर करने की जरूरत है। हम जैसे पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉलीवुड में अब वो समय आ गया है कि लोग नेपोटिज्म को लेकर, नेपो किड्स को तो एहसास है ही, मगर जो स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं उसमें बॉलीवुड से बाहर से आने वाले एक्टर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर हैं, वो बोल रहे हैं। और अभी 2 एक्टर्स का स्टेटमेंट आया है। सबसे पहले एक हर्षवर्धन राणे का स्टेटमेंट आया है, उस पर हम बात करेंगे, और गुलशन देवैया जो अभी कांतारा चैप्टर 1 में नजर आए थे उन पर। हर्षवर्धन राणे की फिल्म इस समय जो है वो थिएटर्स में चल रही है, तो एक दीवाने की दीवानियत के लिए वो गुजरात में थे शो में, और वहां पे उन्होंने दर्शकों से बातचीत की, एक्ट्रेस भी थी सोनम बाजवा, वहां उन्होंने ये बात कही, दर्शकों से कहा है कि जिस तरह से आप इस फिल्म को देखने आए हैं, दिवाली रिलीज होने के, मतलब दिवाली रिलीज अक्सर बड़े सितारों की होती, मगर नॉन स्टारर फिल्म को भी आप देखने आए हैं, और उन्होंने कहा कि 2 ऐसे आउटसाइडर्स की फिल्म चल रही। अब ये बात उन्होंने कही कि इस दिवाली पर बॉलीवुड के 2 बाहर से आए हुए एक्टरों की फिल्म रिलीज हुई है, आयुष्मान खुराना की और एक खुद उनकी, और उन्होंने कहा कि आप आयुष्मान खुराना की फिल्म को भी देखिए, थामा को भी देखिए। और यहाँ आउटसाइडर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने आउटसाइडर होने का और आयुष्मान के ये भी बात कही कि ऐसा लगता है कि आप लोगों ने, यानी दर्शकों ने, नेपोटिज्म को खत्म कर दिया है। ये एक बहुत कमाल की बात है, मतलब इतना खुलकर ये कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं वो भी
इस तकलीफ से रूबरू तो होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि बॉलीवुड पर कुछ खास लोगों का, कुछ खास परिवारों का, कुछ खास स्टूडियोज का कब्जा है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं जो हर्षवर्धन राणे ने कहा है? बिल्कुल, जिस तरह से हर्षवर्धन राणे कह रहे हैं कि सपोर्ट टू आउटसाइडर, ये जो स्टेटमेंट है सपोर्ट टू आउटसाइडर्स, हर्षवर्धन राणे आस्क्ड व्यूअर्स टू वॉच बोथ थम्मा एंड एक दीवाने की दीवानियत। अब देखिए, बॉलीवुड इसी प्लेनेट पर है और दर्शक भी इसी प्लेनेट पर हैं, तो बॉलीवुड के स्टार्स को भी पता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से नेपोटिज्म के नाम पर जो तमाशा इन लोगों ने खड़ा किया हुआ है इतने सालों से, लोग अब उसको कैसे देखते हैं। तो हर्षवर्धन ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई देखो, आयुष्मान खुराना की एक फिल्म है थम्मा, थामा है जो भी है, और एक मेरी फिल्म है हम दोनों आउटसाइडर, और आप हम दोनों को सपोर्ट करिए। यानी अब उन्होंने सही बॉल पे जो है सीधे स्ट्राइक किया है कि जो सीधे लोगों के दिल पे लगेगी कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर दूसरी फिल्म आई है वो भी एक आउटसाइडर की है और मैं तो आउटसाइडर हूं ही, तो आप दोनों फिल्मों को देखिए। तो इसमें बहुत पॉजिटिव मैसेज है। पहली बात तो ये कि जिसकी हम अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि एक हमें सहयोग की भावना से चलना सीखना होगा। हम सहयोग की भावना से जब चलेंगे, यानी ऐसा नहीं कि मेरी फिल्म है तो सिर्फ मेरी फिल्म देखो और किसी की फिल्म ना देखो। एक तो वो उन्होंने बॉल खेल ली है बहुत अच्छे से, और दूसरी बॉल उन्होंने खेली है नेपोटिज्म की। तो नेपोटिज्म जिस तरीके से थोपा जा रहा है, हमें हमारे ऊपर इब्राहिम अली खान को थोप दिया गया। वो एक्टिंग नहीं कर पाए, फिर भी उन पे पैसा खराब किया गया। पैसा खर्च करने से ज्यादा मैं कहूंगा पैसा खराब किया गया इब्राहिम अली खान पर, जो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि वो एक्टिंग नहीं कर पाए, वो एक्टिंग के लिए नहीं बने। उम्मीद करे कि वो एक्टिंग सीख जाएं, लेकिन अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि टाइगर श्रॉफ की तरह 11-11 साल से लगे हैं और अब हीरो के बाद एंटी हीरो बन रहे हैं। तो मतलब इन लोगों ने, नेपो किड्स ने बहुत थुकाना शुरू कर दिया अपने नाम को, जिस नाम को लेकर वो आए थे कि हम बहुत बड़ा बन रहे हैं। वो चीजें अब लोगों के नजर में भी जा रही है। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज समझनी होगी कि अब इन्हें लोगों के सेंटिमेंट्स भी पता है। जिस तरह से आप जुनैद को हम पर थोप रहे हो, जिस तरह से आप इब्राहिम अली खान को हम पर थोप रहे हो, और तमाम आपने हमारे ऊपर इतने थोपे, पहले भी थोपे गए थे हम पर। राजीव कपूर को थोपा गया था तो जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज कपूर के बेटे थे लेकिन कहा भी हम आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुमार गौरव को भी बाहर का रास्ता दिखाया, जायद खान को भी बाहर का रास्ता दिखाया, ऐसे तमाम लोग हैं। फरदीन खान को भी बाहर का रास्ता दिखाया। वो सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि वो किसी खास के बेटे थे, भांजे थे, भतीजे थे। तो अब ये स्टेटमेंट जो है ना हर्षवर्धन राणे का, ये बहुत कुछ कहता है कि अब इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरह की बातें होती हैं। अब ये सिर्फ आम जनता बातें नहीं करती है, दर्शक बातें नहीं करते हैं, ये बातें अब इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस होती हैं कि भैया इसको मत थोपा। जैसे करण जौहर बदनाम है, करण जौहर इस बात के लिए बदनाम है कि वो सारे नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं करती, उनके लॉन्च किए हुए लोगों को कैसे नकारा जाता है। ये अगर आपको देखना है तो आप वरुण धवन का करियर देखिए और आप देखिए करियर टाइगर श्रॉफ का, जो अब मतलब अब उनका मजाक बनने लगा है टाइगर श्रॉफ का। अगर आप 11 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और सिवाय आपने बॉडी बनाने और जिम्नास्ट की तरह इधर से उधर कूदने के कुछ नहीं किया, तो जो मजाक आपका बन रहा है, असल में बात मजाक सिर्फ टाइगर श्रॉफ की नहीं है, वो मजाक उस सोच का उड़ रहा है कि आपने ये कैसे सोच भी लिया कि आपका ये सरनेम इसलिए आप एक्टिंग कर लेंगे। तो मतलब दुनिया में इतने लोग एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, लोग कई वर्षों तक रंगमंच पे काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, खुद को मांझते हैं, तैयार करते हैं, वो एक तरफ और आपका सरनेम एक तरफ। तो ये बड़ी मतलब आंखें खोलने वाली बात है अब, कि अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बातें होती हैं। और बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि हर्षवर्धन राणे ने इस बात को बड़ा खुलकर कहा है, बिना ये सोचे कि कल को कोई ऐसा व्यक्ति उनकी बात का बुरा ना मान जाए जिसका सरनेम चल रहा है। तो यहाँ बहुत सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि देखिए, आज सरनेम चलने तो वैसे भी बंद हुए हैं, वरना सलमान खान की फिल्में चल रही होती, शाहरुख खान को घर पे नहीं बैठना पड़ता, और शाहरुख खान को ऐसे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते कि मेरे बेटे का शो जो है वो हिट करा दो। सलमान खान इतनी बुरी तरीके से हिट का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां वो स्टारडम खत्म हुआ है इंडस्ट्री में, जिस तरीके से थोपे गए नेपोटिज्म को लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू किए, तमाम तरीके से बॉयकॉट हुआ, अब इस सब के बीच हर्षवर्धन राणे और आयुष्मान खुराना, इनके संदर्भ में अगर हम देखें, विद्युत जम्वाल के संदर्भ में देखें, तो इनके लिए फिर आगे की अच्छी संभावनाएं बनती हैं। और इतना खुलकर कहना ये तो अपने आप में इस बात को बताता है कि अब ये इसको स्वीकार चुका है बॉलीवुड। ये वाकई मौके पर कही गई बात है, और ये बात सही है कि इसमें एक रिस्क है। उन्होंने सोचा होगा, ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने जो आप कह रहे हैं बॉल खेल दी, क्योंकि मुझे याद है हर्षवर्धन राणे ने पहले भी जब उनकी फिल्म सनम तेरी कसम री रिलीज हुई थी और उसको सक्सेस मिली थी री रिलीज में, उन्होंने नेपोटिज्म पर बात कही थी, लेकिन इस तरह से नहीं कही थी।
कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म का फेवर करते हुए या उससे उस सवाल से बचते हुए लग रहे थे। मगर इस बार उन्होंने एकदम सामने से लेके सीधे खेल दिया है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि उदाहरण की तरह होगा कि यार नहीं, हमें अपनी बात कहना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सही है कि जो बाहर से आने वाले एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। अन्याय इस सेंस में नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे रोल जो है वो सीधे सीधे नेपो किड्स के खाते में पहुंच जाते हैं, या कोई अच्छी स्क्रिप्ट होती तो सीधे आलिया भट्ट के पास करण जौहर पहुंचा देते हैं। ये बात भी हम देख चुके हैं और ये बात वो मान भी चुके हैं। तो ये जो फेवर किया जाता है, और वही नहीं, ये फेवर जो है हम मल्टीप्लेक्सेस में भी देखते हैं। बड़े सितारों की फिल्में या नेपो किड्स की फिल्में आती है और उनके मुकाबले अगर किसी आउटसाइडर की फिल्म होती है, जैसा कि एक दीवाने की दीवानियत के साथ ही हुआ, पीवीआर को लेके जो पूरा मामला अभी हम लोगों ने देखा था कि आमा आ रही थी, बड़ी फिल्म है, बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उसको ज्यादा थिएटर मिल रहे थे, स्क्रीन मिल रहे थे, फिर इनको लड़ाई लड़नी पड़ी बाकायदा इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, तो तब जाके मामला थोड़ा संतुलन। तो ये भी एक चीज होती है। तो इसके खिलाफ पहले तो हमने कभी उस तरह से खुली आवाज नहीं सुनी, मगर हर्षवर्धन राणे ने बहुत खुलकर ये बात कही, और ये जो कहा दर्शकों से, भले ही नेपोटिज्म अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये देख, जिस तरह से आप लोग आए हैं और ये फिल्में देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से नेपोटिज्म खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शकों को भी ये इशारा किया है कि आप चाहेंगे तो ये खत्म हो सकता है। तो सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि, और निश्चित रूप से दर्शक तो लगातार इस बात का संकेत बार बार दे ही रहे हैं कि वो नेपोटिज्म के फेवर में नहीं है। इसी तरह से गुलशन देवैया की भी अगर हम बात करें, जी आप खबर दिखा सकते हैं, मैंने लगा दिया, आप दिखाइए पहले। अच्छा जी हाँ, देखिए ये खबर, हाँ गुलशन देवैया ने जिस तरह से पेपराजीज के सामने छोटा सा एक्ट करके, और किस तरह से जो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स होते हैं, सो कॉल्ड स्टार्स होते हैं, नेपो किड्स होते हैं, किस तरह से हम्बल बनने की एक्टिंग करते हैं, वो जी हम्बल बनने की एक्टिंग उन्होंने वहां पेपराजीज के सामने करके दिखाई। आपने खाना खा लिया, आपको मिठाई मिल गई, बर्थडे पर मैं हाँ केक लेके आऊंगा, हम साथ में केक काटेंगे, ये जो सारी, फिर उसके बाद में कचरा वगैरह कहीं कोई गिरा है क्या, उसको उठा के कि अच्छा ठीक है, देखो कचरा नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं करना। ये जो हम्बल बनने की नाटक नौटंकी होती है पेपराजी के सामने, और फिर वो वीडियो जनता के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि इनकी छवि चमकाने का, पॉलिश करने का काम किया जाता है, और ये पूरा पेड होता है। इसकी एक तरीके से उन्होंने कलई खोली है और उसका मजाक बनाया है। तो ये भी देखिए, ये हिम्मत लेके आना, मतलब अभी तक हमको ये चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन गुलशन देवैया जो अभी दर्शकों ने उनको कांतारा चैप्टर 1 में देखा होगा, और उनकी जो सबसे फेमस फिल्म है हंटर, उसमें हाँ कमाल का काम किया था। बहुत सारे लोग उसको, मतलब उसमें रिपीट वैल्यू, बहुत सारे लोग उसको बार बार देखते हैं या देख चुके हैं। तो जी इस मतलब गुलशन देवैया एक बढ़िया एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देखिए कि उनकी जर्नी कहाँ है पिछले 10 12 15 सालों में। बिल्कुल, ये जो आज वीडियो भी है है ना। जिसमें वो सामने जी खड़े होकर पेपराजी से पूछ रहे हैं खाना खा लिया आपने, यही पूछते हैं ना, है ना? फिर बिल्कुल कैसे हैं हाँ। आप लोग, हैप्पी दिवाली, हाँ खाना खा के जाना, और मेरे बर्थडे पर मैं केक भी लाऊंगा, वो केक भी काटेंगे हम लोग, हाउ आर यू, हैप्पी दिवाली, बिल्कुल प्लीज ईट फूड बिफोर गोइंग, आई विल ब्रिंग केक ऑन माय बर्थडे एंड वील कट इट टुगेदर। बिल्कुल। हाँ मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ। तो मतलब ये सारी बातें, हाँ ओके अब सारा कवर हो गया, चलो प्लास्टिक बोतल में पानी मत पियो, कुल्हड़ में मत पियो, ये सारी बातें बोलना, मतलब इतना फेक, उतना ही फेक जितना कि बॉलीवुड अब फेक हो गया है। और यही बात मैं बिल्कुल इस कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहा था कि क्योंकि इतने रियल लोग जा रहे हैं, इसलिए हमें उनकी कमी और खल रही है कि यार ये रियल लोग चले गए, अब तो और नकलीपन रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें जो गुलशन देवैया ने कही हैं खड़े होकर, वो सीधे उन्होंने बॉलीवुड के गाल पर मारा है तमाचा, चांटा मारा है, और बिल्कुल। चांटा मारकर सच बोला है कि ये है आप तुम्हारी औकात, और इस तरीके से तुम पेश आते हो पैपराजी के सामने, ताकि लोग तुम्हारी झूठी शान, झूठी इज्जत, वाहवाही तुम करवा सको, जबकि तुम इस योग्य नहीं हो। पैपराजी को कहां से पता चलता है कौन सा स्टार कब आने वाला है, अब पूरी दुनिया जान चुकी है, ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, बाकायदा इसके पैकेज होते हैं, पेमेंट जाती है, महीने की डील होती है कि तुम्हें महीने में 10 बार कवर करना है कि 20 बार कवर करना है, सबके जिम के टाइम, फ्लाइट के टाइम। भाई मुंबई कोई एक गांव नहीं है कि एक ही गली में सारे हों,
कहाँ आपका एयरपोर्ट है, कहाँ आपका रेस्टोरेंट है, कहाँ आपका जिम है, कहाँ आपका घर है, कहाँ स्टूडियो है, सब जगह जो ये लोग रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से फंड होते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा पाते हैं और उसके बाद ये कवरेज होता है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, एक और नुकसान हो रहा है इनका जो ये जानते नहीं है, ये जितना पेपराजी के सामने दिखते हैं उतना ही ज्यादा इनको देखने की चाहत खत्म और कम होती चली जाती है, और ये इनके धंधे के लिए बड़ा नुकसानकारी है। आप जितना ज्यादा दिखेंगे इंस्टाग्राम पर, लोग कहेंगे हाँ यार इनको तो देखते ही रहते हैं, हम इनकी फिल्में क्या देखें, इनको इतना ओवर एक्सपोज हो गए हैं। खैर वो एक बात की चीज है, ये अपने इंस्टाग्राम पर पिक्चर पोस्ट कर करके पैसा कमाते हैं, ब्रांड से पैसा लेते हैं, वो एक अलग चीज है। तो यानी कुल मिलाकर जो पूरी इंडस्ट्री को एक धंधा बना दिया है, जो एक व्यापार बना दिया है, जिसकी वजह से कला खत्म हो गई है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता। और गुलशन देवैया ने बड़ी हिम्मत का काम किया है, मैं उन्हें दाद दूंगा उनकी हिम्मत की, कि उन्होंने बिना ये सोचते हुए कि फलां क्या करेगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे सो कॉल्ड रिलेशन खराब होंगे अच्छे होंगे, उसके बिना उन्होंने खड़े होकर सच बोला है। बिल्कुल, इसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है कि मतलब इस तरह से आप आकर एक तरीके से आईना दिखा दिया है कि देख यस। लीजिए आप क्या हरकत करते हैं और उसकी क्या असलियत है। आप क्योंकि पेड़ और एक अच्छा, अब हर जगह पर करण जौहर का जिक्र आ ही जाता है। मतलब हाँ अभी आपने हाँ ये वाली जो बात कही पेपराजी वाली, तो हाँ। जिस टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल जो ट्विंकल। अब आजकल जो आ रहा है, तो उसी लास्ट एपिसोड में वही थे और उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मतलब देखिए वो बात आई गई कि हाँ क्योंकि वो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और बाहर आते हैं, एयरपोर्ट लुक की बात चली वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं तो चाहता हूँ और मैं तो बुलवा लेता हूँ। भाई अगर इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने डिजाइनर पहने, लोगों ने अगर नहीं देखा तो क्या मतलब, तो मैं तो बुलवा लेता हूँ। तो एयरपोर्ट लुक की बात चली थी, मतलब खुद वो एक्सेप्ट करते हैं। और जब करण जौहर बुलवा रहे हैं तो बाकी लोगों का हाल भी आप देख लीजिए। बिल्कुल तो सभी बिल्कुल। तो उन्हीं की सलाह से चलते हैं बॉलीवुड में तमाम लोग, और वो जो रास्ता बनाते हैं उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो करण जौहर नहीं माना था, ये वाकई बॉलीवुड में एक बीमारी की तरह हो गया है। एयरपोर्ट लुक है, जिम लुक है, मतलब इन तस्वीरों की, इन वीडियोस की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ना इनका सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है, ना किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। ये वो रील्स बनाने वाला मामला है, बस सर टाइम ये पास किसी की करवाओ लाइफ में लोगों तो, को। हाँ। किसी की लाइफ में तो बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे, पहले ही अपनी लाइफ में तो कंट्रीब्यूट कर लें। बिल्कुल। और इसी ने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ओवर एक्सपोजर हो गया इस तरह से, जो इनका रील्स बनाना और ये जो एयरपोर्ट लुक और ये जो सारी तस्वीरें हैं, इनका क्रेज खत्म हो गया है। ये वहां पर लोग इनका मजाक बनाते हैं। अब ये भले ही नहीं, इनको भले ही लगता हो कि ठीक है नकली लोग हैं ये, हमने फेक पैसा, है, नकली है। नकली नकली लोग हैं। तो एयरपोर्ट पे भी जो लुक होते हैं, वहां जो मुस्कान होती है, या जिस तरह से गुलशन देवैया ने बताया कि कैसे हो आप लोग, बर्थडे पर केक लाऊंगा, साथ में काटेंगे, आपने दिवाली की मिठाई आपको मिली कि नहीं, ये जो सारी बातें, और वहां वो जो ड्रामा हम्बल होने का जो कई बार होता है, जबकि रियल वीडियोस आप इन लोगों के देख लें, जब ये सचमुच भीड़ में होते हैं या सचमुच इनके पास कभी फैंस पहुंच जाते हैं रियल में, जब इनके लिए ये सारा मामला प्रायोजित नहीं होता है, तो कितने वीडियो आपको मिलेंगे फैंस को धक्का दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो रियल है। अब वो भी कभी कभी पकड़ में आ जाता तो फिर वो भी वायरल होता है। लेकिन इनका अपना जो है, ये नकली दुनिया को बना रहे हैं और दुनिया को फिर बेवकूफ बनाए इस तरह के वीडियो से कि देखिए हम कितने अच्छे हैं। और फिल्मों का हाल तो हम देख ही रहे हैं इनकी क्या हो रहा है। तो ये आज बड़ी बातें हुई, मुझे लगता है संडे होने के बावजूद इसलिए भी ये बात करना मुझे लगा जरूरी था कि बॉलीवुड से दो एक्टर निकलकर सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं टैलेंटेड होने के बावजूद अपने लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। जो समय उन्होंने यहाँ लगा दिया है 10-12 साल, उसमें उनको जो उनका टैलेंट था उनके हिसाब से मौके नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दो एक्टर नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो नेपोटिज्म के खिलाफ, या यहाँ जो कुछ भी इमेज पॉलिशिंग चल रही, क्योंकि देखिए जैसे इसमें पेपराजी वाला मामला है, पैसा लगता है, पीआर लगता है, मार्केटिंग लगती है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास इतना पीआर मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। वो यहाँ जमे रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उनके पास इतना कहाँ से होगा कि वो भी अपने लिए पेपराजी बुला लें, इस तरह का पीआर और मार्केटिंग कर लें। अभी तक वो मुझे लगता है चुपचाप देख रहे थे, मगर मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में हमको और इस तरह की चीजें मिलेंगी, जब लोग खुलकर देखेंगे, इस तरह के वीडियो हमको दिखाई देंगे, या फिर जो है इस तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी। देखिए, अब ऐसा हो चुका है कि
मान लीजिए कि आपने एक नकलीपन का सहारा लिया और मान लीजिए कि आपने सारी चीजें फेक की, आप नेपोटिज्म को लेकर आए, आप फेवरेटिज्म को लेकर आए, आपने कैंप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, आपने पैपराजी के पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए, आपने खुद को कवर कराना इंट्रोड्यूस किया, आपने मीडिया को खरीदना शुरू किया, आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन ये सारी चीजें आकर एक जगह पर रुक जाती हैं। आज आपका सिनेमा बिक नहीं रहा है, क्यों? इसीलिए आप एक पर एक फ्री देते हैं और तब भी हॉल खाली पड़ा है। अब आप सबसे बड़ा फेलियर आपका ही है। चलिए, तो आपने चीजें पैसे से कर ली, उसमें भी 4 लोगों का भला हो ही गया। पैपराजी भी बेचारा गरीब आदमी, उसको 4 पैसा मिल गया, चलो उसने कहा चलो मैं तुम्हारे फोटो खींच के लगा देता हूं, वहां तक भी सही है। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि आप अपनी कला के प्रति ईमानदार नहीं है, अपनी क्राफ्ट के प्रति ईमानदार नहीं रहे, तो आज ये सब करके भी आपकी फिल्में फ्लॉप हैं, आपकी फिल्में नहीं चलती। आपकी फिल्में दिखाने वाले थिएटर ओनर्स ये सोच रहे हैं कि हम अपने थिएटर को फूड मॉल बना दें, लोग खाना तो बिक जाएगा, आपकी सड़ी हुई फिल्में कौन देखने आएगा। तो कितना बड़ा तमाचा है गाल पर कि इतना फेकनेस करने के बाद भी नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम, क्योंकि हम इस शो में बात कर चुके हैं असरानी जी के बारे में, पंकज धीर के बारे में, पीयूष पांडे के बारे में, सतीश शाह के बारे में, इन लोगों के जाने का दुख क्यों हो रहा है? ये कभी किसी पैपराजी के सामने नहीं दिखते थे, इनकी फिल्मों के कभी 1+1 के ऑफर नहीं आते थे, इनके डिजाइनर आउटफिट की कभी चर्चा नहीं होती थी, इनकी कौन सी गाड़ी है इसकी चर्चा नहीं होती थी, ये कौन से जिम में जाते हैं या किसी जिम में नहीं जाते हैं इसकी चर्चा नहीं होती थी, ये किसी गॉसिप मैगजीन के कवर पर नहीं आते थे, ये कभी ट्रेंड नहीं होते थे, ये अपना कभी फेक पब्लिसिटी नहीं करते थे, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं होते थे, इनके लिंकअप और ब्रेकअप की चर्चा नहीं होती थी, इनकी शादी टूटने और शादी बनने की चर्चा नहीं होती थी, इनके घर बनने, घर बिकने या दुकान खरीदने की कोई चर्चा नहीं होती थी, फिर भी लोग इनसे प्यार करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कला को वो सम्मान दिया, वो इज्जत दी, वो मेहनत से काम किया। तो आप अगर लोगों की यादों में रहना चाहते हैं अपने जाने के बाद और इन 4 लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इन चारों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ये सब हुआ है, तो इनसे कुछ सीख लीजिए। असरानी जी की मौत पर 2 आंसू बहाने से पहले ये सोचिए कि उन्होंने किया क्या था, क्या आप वो कर पा रहे हैं? सतीश शाह के बारे में 4 शब्द आप बोले उनके शोक में, उससे पहले ये सोचिए कि क्या आप उनके जैसे बन पा रहे हैं? तो ये वो बातें हैं जो आपको बताएंगी किस तरह से लोग रोते हुए वीडियोस कर रहे हैं। अनुपम खेर का वीडियो मैंने देखा, राकेश बेदी का वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पर, जॉनी लीवर ने खुद सबसे पहले खबर लगाई थी जहां से मैंने उसके बाद ये वीडियो किया था। तो कुल मिलाकर ये सबके लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि वो लोग जेन्युइन थे, कोई नकलीपन नहीं था। वो सुबह उठकर ये नहीं सोचते थे कि आज अखबार में छपने के लिए मैं कौन से पेपराजी को पैकेट भिजवाऊं, वो ये नहीं सोचते थे आज कौन से पीआर को फोन करके कौन सी खबर छपवाऊं। उनके बारे में खबरें भी छपती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनिक वे में होता था। काम अच्छा करते थे तो काम के बारे में छपता था। आज उनके जाने पर आंसू बहाने के लिए लोग इसलिए नहीं कि अरे वो बड़ा डिजाइनर सूट पहन कर आते थे। हमने कभी नहीं सुना असरानी जी ने कोई डिजाइनर सूट पहना या कौन कौन सी कार में था, किस कार में आते थे या कितने बॉडीगार्ड उनके साथ चलते थे। इनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं चलता था। इतनी सहजता के साथ जीवन जीना यही सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया आज के दौर में। असल में सरल रहना ही सबसे मुश्किल बना दिया गया है, और यही वजह है कि आप जब सरलता को मुश्किल कर देते हैं, आप जब एक नकलीपन को ओढ़ लेते हैं, तो आप उस सरलता को, सहजता को समझ ही नहीं पाते हैं, और आप जब समझ नहीं पाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक बात कही उज्जवल जी की सरल होना बहुत जरूरी। सिनेमा तो देखिए अपने आप में नकली है, हम सब जानते हैं कि पर्दे पर जो हो रहा है वो कुछ भी असली नहीं है, लेकिन जो उसको बनाने वाले हैं उनको असली होना चाहिए, तब वो पर्दे पर असली जैसा बना पाएंगे। जब वो खुद ही नकली हो गए हैं तो वो एक और नकली दुनिया को उन्होंने बहुत ही नकली बना दिया है, और यही वजह है कि दर्शक जो है वो दूर हुआ है। लेकिन हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहें, हम इसी तरह से बॉलीवुड की जो सच्चाई है वो सामने लेकर आते रहेंगे।